Hello everyone, welcome back to my channel once again. Today we are going to do the episode number 2 of TDS TCS. Last time हमने किया था सैलरी वाले sections. Now we'll be starting another section series. अब जब एक बार हमारे sections कंप्लीट हो जाएंगे आज के लिए जो मैंने टारगेट रखा है, आफ्टर दैट वील बी रिवाइजिंग जो हमने लास्ट डे किया था एपिसोड नंबर 1 में, दैट ऑल्सो वील बी रिवाइजिंग एंड जो आज करेंगे वो तो हम रिवाइज बार बार करने ही वाले हैं. तो चलो सबसे पहले हमने क्या किया था, ग्रुपिंग करी थी ऑन द बेसिस ऑफ द सैलरीड पर्सन. टुडे वी आर गोइंग टू डू द फर्स्ट ग्रुपिंग. क्या है? ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ द वेले पर्सन. जब मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब आपको बताई थी टीडीएस कब कटेगा, ओनली एट द टाइम ऑफ पेमेंट, ओनली एट द टाइम ऑफ पेमेंट. उसमें एक चीज हमने करी थी, वेले पर्सन्स क्या क्या करते हैं. वेले पर्सन्स क्या क्या करते हैं, वो लॉटरी वॉटरी में पैसा लगाते हैं. लॉटरी में लगाएंगे, क्रॉसवर्ड्स में लगाएंगे, पजल्स में लगाएंगे या फिर हॉर्स रेसेस के गेमिंग्स में लगाएंगे. तो वही है ग्रुपिंग. फर्स्ट अब सेक्शन आता है हमारे पास 194B. 194B क्या बात करता है? 194B बात करता है विनिंग. अगर विनिंग हुई है फ्रॉम द लॉटरी, क्रॉसवर्ड एंड पजल्स. विनिंग किससे हुई है? फ्रॉम द लॉटरी, क्रॉसवर्ड एंड पजल. विनिंग किससे हुई है? फ्रॉम द लॉटरी, क्रॉसवर्ड एंड पजल. एक चीज बताओ मुझे, लास्ट सेशन में हमने देखा था विनिंग की जो भी अमाउंट है, विनिंग की अमाउंट मतलब जो कैजुअल इनकम है उस पर टीडीएस कब कटता है? व्हेन द टीडीएस इज डिडक्टेड ऑन द विनिंग या कैजुअल अमाउंट, व्हेन एवर देयर इज अ पेमेंट एट द टाइम ऑफ पेमेंट. अदरवाइज बाकी में हमने क्या पढ़ा था? पेमेंट और क्रेडिटिंग whichever is earlier. पेमेंट और क्रेडिटिंग whichever is earlier. बट विनिंग और कैजुअल इनकम के केस में क्या होता है? विनिंग और कैजुअल इनकम के केस में टीडीएस कटता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट. विनिंग और कैजुअल इनकम के केस में टीडीएस कटता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट. यहाँ पे देख लो एक बार, मैं आपको याद दिला देती हूँ. हियर वी हैड स्टडीड कि विनिंग और कैजुअल इनकम के टाइम पे टीडीएस जो है वो कटता है एट द टाइम ऑफ द पेमेंट. लेट्स मूव टू द सेक्शन इन डिटेल. अब बात आती है किस चीज की पेमेंट हो रही है, ये बात हमें क्लियर होगी. अब ध्यान रखना, लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पजल, विनिंग दो टाइप की बात हो रही है. लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पजल. जो नॉर्मल वेले बंदे हैं वो इन सब में पैसा लगाएंगे. लेकिन बहुत ही जो हाई क्लास बंदे हैं, बहुत ज्यादा ही वेले हैं, एक्स्ट्रा वेले हैं, जिनको लगता है अरे भाई बहुत राजा महाराजा घोड़ों वोड़ों में पैसा लगाना चाहिए, तो इसलिए सेक्शन उनका कर दिया गया अलग. तो 194B जो बात करेगा, वो बात करेगा लॉटरी, क्रॉसवर्ड एंड पजल से जो इनकम आ रही है. लॉटरी, क्रॉसवर्ड एंड पजल से जो इनकम आ रही है. एंड 194BB जो बात करेगा, वो बात करेगा हॉर्स रेसेस की विनिंग का. तो मेरे साथ रिपीट करो एक बार, सेक्शन रिवाइज करते हैं फटाफट से. 192 किसका हमने पढ़ा था? सैलरी. 192A सैलरी के साथ क्या एक्यूमुलेट होता है? पीएफ एक्यूमुलेट होता है. एंड हमने क्या पढ़ा था? प्री मैच्योर विड्रॉल ऑफ पीएफ. 193 क्या पढ़ा था? सिक्योरिटी. 194 क्या पढ़ा था? डिविडेंड. एंड 194A वाज द इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी. इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन द सिक्योरिटी, ये हमने देखा था लास्ट टाइम पे. तो अभी क्या आने वाला है? टीडीएस टीसीएस. हम बात कर रहे हैं टीडीएस की. 194B एनी पर्सन. पेयर कौन है? एनी पर्सन. देने वाला कोई भी हो, और लेने वाला भी कोई हो. बट क्या आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो पैसा दिया जा रहा है, द अमाउंट दैट इज गोइंग टू बी गिवन टू द पेई, दैट शुड बी फ्रॉम द लॉटरी, क्रॉसवर्ड एंड पजल्स की विनिंग. की विनिंग होनी चाहिए. अब बात आती है टीडीएस कितना कटेगा. एक बात बताओ, सिंपल सा याद रखने का तरीका मैं आपको बताती हूँ. हमारे पास दो बच्चे हैं. वी हैव 2 स्टूडेंट्स. टीचर के पास 2 स्टूडेंट्स हैं. एक वेरी ब्राइट स्टूडेंट एंड अनदर वन इज जो बिल्कुल वेलापंती करता है, जो बिल्कुल ढंग से पढ़ाई नहीं करता. आपने देखा होगा जनरली टीचर क्या बोलती है? ए वाले के लिए जनरली टीचर क्या बोलती है? दिस पर्सन इज गोइंग टू अचीव समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन द लाइफ. ये हमें पता है. बट जो वेले वाला हम कहते हैं इसने कुछ नहीं करना जीवन में, इसने जीवन में कुछ भी नहीं करना. अब एक बात बताओ, कुछ सालों के बाद अगर जिसको मैं हम कहती थी दिस इज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वन, ये बहुत कुछ अचीव करेगा, वो लाइफ में एक नॉर्मल जॉब कर रहा है, नॉर्मल सी चीज कर रहा है,
बट जो वेले वाला बंदा है वो बहुत ही कुछ अच्छे लेवल पे चला गया, बहुत ऊपर लेवल पे चला गया, तो अल्टीमेटली ज्यादा ध्यान किसकी तरफ जाएगा, ज्यादा ध्यान किसकी तरफ जाएगा, जो वेले वाला है। हम उसको देखेंगे क्या कर दिया इसने लाइफ में, ऐसा क्या उखाड़ लिया इसने, क्या ऐसा अचीव कर दिया, वी हैव टू लुक फॉर इट, हमें देखना पड़ेगा कि इसने क्या किया है। तो ज्यादा ध्यान किसकी तरफ जाता है, ज्यादा हम किसके बारे में बात करेंगे, ज्यादा हम बात करेंगे जो वेला पर्सन था। सेम अप्रोच हम फॉलो कर रहे हैं। अगर जो वेले वाले जो बंदे हैं, फ्री वाले जो पर्सन हैं, जिन्होंने ऐसा कमाई कर ली, तो उनकी टीडीएस के डिडक्शन की अमाउंट भी ज्यादा हो जाएगी, बिकॉज हमने इनसे कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं किया था और इन्होंने बहुत ज्यादा कर लिया, तो इनका टीडीएस का अमाउंट भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। वी हैव टू फाइंड द वे सो दैट हम याद रख पाए चीजों को। ठीक है, तो कैसे याद रखना है, वेला बंदे ने कुछ अचीव कर लिया तो बहुत एकदम से चौंका देगा वो सबको। इट विल क्रिएट क्यूरियोसिटी इन एवरीवन्स माइंड कि ये क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा का मतलब क्या हुआ, टीडीएस का अमाउंट भी इसका ज्यादा रहने वाला है, टीडीएस का अमाउंट भी इसका क्या रहने वाला है, ज्यादा रहने वाला है। तो अब बात आती है टीडीएस कितना कटेगा, टीडीएस कटेगा इसका 30%, विनिंग का जो भी टीडीएस होता है वो कटता है 30%। बट अब बात आती है सबको छूट दी जा रही है तो थोड़ी छूट तो इनको भी देनी बनती है ना, तो कब कटेगा, अगर विनिंग का अमाउंट कितना है, अप टू 10,000, अगर विनिंग का अमाउंट इज अप टू 10,000 तो टीडीएस नहीं कटेगा, मोर देन 10 हो जाता है तो 30% कटेगा। अब क्वेश्चन आता है क्या एक्स्ट्रा में 30 कटेगा, नो, कुछ एक सेक्शन छोड़ के, एक हमने पढ़ा था, कुछ एक से नहीं, अभी आगे आने वाला है, कुछ एक सेक्शन छोड़ के अभी आप याद रखो, जैसे ही एग्जाम्पशन लिमिट को क्रॉस करेगा पूरी की पूरी अमाउंट पे टीडीएस कट जाएगा। कितना कटेगा मेरे साथ बताओ, वेला बंदा बहुत बड़ा कुछ कर गया तो बड़ा टीडीएस 30%, और दूसरे ही साथ उसको जो लिमिट दी जाएगी वो कम दी जाएगी। तो कितनी लिमिट दी गई है, 10% की लिमिट दी गई है। अगर अप टू 10% की विनिंग है तो टीडीएस नहीं कटेगा, बट अगर मोर देन दैट है तो 30% से टीडीएस कट जाएगा। अब एक बात बताओ, आप गए केबीसी के शो में, आप चले गए केबीसी के शो में, आपको केबीसी छोड़ो, चलो आप किसी रियलिटी शो में चले गए, आप किसी रियलिटी शो में चले गए, आप बिग बॉस जीत गए, चलो जी आजकल बिग बॉस बहुत चल रहा है ना, तो आप बिग बॉस जीत गए तो क्या होगा, आपको मिली एक कार, आपको मिली एक कार, विनिंग तो है, विनिंग तो गेम शो से हो रही है, बट क्या हुआ, विनिंग क्या है, विनिंग में क्या वो टीडीएस काट सकते हैं, टीडीएस तो तभी काटेंगे ना व्हेन द पेयर इज पेइंग समथिंग इन मनी, तो वो टीडीएस काट लेगा। बट यहां पर तो जो क्या है, पेमेंट इज इन काइंड, पेमेंट तो क्या है वो काइंड में है, दैट इज नॉट इन कैश और एनी लिक्विड फॉर्म, पेमेंट किस में है, काइंड में, तो क्या वो 30% गाड़ी काट लेगा, नो, जैसे ही पेमेंट इन काइंड होती है तो ऑर्गेनाइजर क्या करेगा, ही हैज टू एंश्योर दैट एक बार जो उस पर टैक्स बन रहा है वो पे हो गया गवर्नमेंट को, ओनली देन इट विल रिलीज द पेमेंट। देखो अब क्या लिखा है यहां पर, इफ द विनिंग इज इन काइंड, जो आपने अमाउंट जीती है वो किस में है, काइंड में है, ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करेगी पेमेंट ओनली आफ्टर इंश्योरिंग दैट टैक्स हैज बीन पेड टू द गवर्नमेंट, कि टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को पे कर दिया गया है, विनिंग तभी रिलीज की जाएगी। उसके बाद आता है 194BB, 194BB बात करता है विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस, जिसके बहुत बड़े बड़े शौक है, बड़े बड़े, बीबी बड़े बड़े शौक है, ठीक है, एक होता है बड़े शौक होना, एक होता है बड़े बड़े शौक होना, जो बड़े शौक है वो ठीक है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, बहुत ही बड़े शौक हैं, बड़े बड़े शौक हैं, डबल बड़ा है, मतलब वो घोड़ों की रेस में पैसा लगा रहा है, हॉर्स रेसेस में पैसा लगा रहा है, यहां पर भी कंडीशन सेम है, टोटल कंडीशन सेम है, 30% से कटेगा, एनी पर्सन पेइंग एनी पर्सन 10,000। बट अब यहां पर आपने ध्यान रखना है, मान लो एक पर्सन ने लगाया 3 घोड़ों में पैसा, 3 विनिंग में, एक जगह वो 50,000 जीता, सेकंड जगह वो 1 लाख जीता, थर्ड जगह वो 20,000 हार गया, थर्ड जगह वो 20,000 उसने लूज किए। अब जब बात आई इसका टीडीएस काटने की, वो पर्सन कह रहा है, वो पर्सन पूछ रहा है ठीक है आप कितना आप जीते हो, वो कहेगा 1,30,000 मेरे हाथ में आने वाला है, 1,30,000 पे टीडीएस काट लो, नो नो नो, नो लॉसेस वुड बी कंसीडर्ड, ओनली विनिंग अमाउंट पे
ग्रॉस विनिंग पे, अपना जीता कितना उस ग्रॉस विनिंग पे टीडीएस कटने वाला है। बड़े बड़े शौक वाले जो होते हैं उसमें आपको क्या होता है, बड़े बड़े शौक का मतलब हम कहते हैं ना, हमारे घर वाले भी कहते हैं बहुत बड़ा अगर रिस्क लोगे तो नुकसान भी बहुत बड़ा उठाना पड़ेगा। तो बड़े बड़े शौक में क्या बोला गया, अगर आपकी विनिंग अमाउंट है हम उसको ही कंसिडर करेंगे, आपका जो लॉस है हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ ग्रॉस विनिंग को कंसिडर करके चलेंगे। तो अभी हमने पढ़े 2 सेक्शन, बिना देखे मेरे साथ इधर देखो, इधर इधर इधर, नो लुकिंग एट द नोट्स, मेरे साथ देखो, इधर बताओ मुझे हमने क्या पढ़ा। 2 सेक्शंस। वेले बंदे क्या रखते हैं, बड़े शौक या बड़े बड़े शौक, बड़े शौक या बड़े बड़े शौक। बड़े शौक में विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पजल्स गेम से जो पैसा आता है वो हो गया। एंड बहुत बड़े शौक, बड़े बड़े शौक हो गए विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस। एनी पर्सन पेइंग टू एनी पर्सन, एनी पर्सन पेइंग टू एनी पर्सन 10,000 की अमाउंट तक एग्जाम्प्ट है, अगर उससे ज्यादा जाता है तो 30% का टीडीएस कट जाएगा, 30% का टीडीएस कट जाएगा। ग्रॉस विनिंग पे कटेगा, लॉस कंसीडर नहीं होगा हॉर्स रेसेस में। सेकंड, अगर विनिंग इन काइंड है, अगर विनिंग इन काइंड है तो पेमेंट रिलीज करने से पहले ऑर्गेनाइजर को इंश्योर करना होगा दैट जो भी उस पर टैक्स बनता था दैट हैज ऑलरेडी बीन पेड टू द गवर्नमेंट, दैट हैड ऑलरेडी बीन पेड टू द गवर्नमेंट। मेरे साथ सेक्शन रिवाइज करेंगे, बिकॉज इन टीडीएस टीसीएस कंसेप्ट्स हमें फिर भी याद रहते हैं बट सेक्शंस नेम नहीं याद रहते हैं। सो विल बी रिवाइजिंग मल्टीपल टाइम सो दैट सेक्शन नेम भी आपको याद हो जाए। 192 was salary, 192A was accumulated fund, premature withdrawal of accumulated fund of PF, EPF की जिसमें हमने बात करी थी और ये बोला था 50,000 है तो भी टीडीएस कटेगा। उसके बाद हमने देखा 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, 194 डिविडेंड, फिर 194A पर आ गए थे। व्हाट वाज दैट, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, जिसमें सेविंग बैंक्स वगैरह के इंटरेस्ट थे, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। उसके बाद आज हम आए वेले बंदों पे। वेले बंदे क्या करते हैं, बड़े शौक रखते हैं या फिर बड़े बड़े शौक, बहुत बड़े शौक रखते हैं। तो क्या पढ़ा हमने, 194B विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स। 194 डबल भी बात करता है विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस से। स्टार मार्क का मतलब है ये चीज आपके दिमाग से जरा भी इधर से उधर हिलने नहीं चाहिए। जैसे ही ये सेक्शंस की बात होती है, ये दो है ना आपके, बिल्कुल घोड़ों की तरह दिमाग में आ जाने चाहिए 2 चीजें, कि ये 2 चीजें तो आप बिल्कुल भूलने वाले नहीं हो। यहां पर हुआ हमारा 194B एंड 194BB। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द बिजनेस क्लास पीपल। जो बिजनेस करने वाले लोग हैं उस कैटेगरी में अब हम मूव करते हैं। आई होप आपको सैलरीड एंड वेले बंदों के सेक्शंस भी लर्न हो गए होंगे, इनके कंसेप्ट्स भी लर्न हो गए होंगे। लेट्स मूव टू द वेले बंदे। अब आते हैं बिजनेस क्लास पीपल। बिजनेस क्लास पीपल क्या होते हैं, जो बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, बहुत बिजी रहते हैं, बिजनेस करते हैं जो लोग। लेट्स मूव टू द बिजनेस क्लास पीपल। वन 194C, सी से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर। 194C, सी से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर। सी से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर की बात हो रही है 194C में। अब बात आती है कौन होगा पेयर, कौन होगा पेई। सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो रहती है, एक बात बताओ, कॉन्ट्रैक्टर क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर दे रहा है सर्विसेज। अगर कॉन्ट्रैक्टर क्या दे रहा है, सर्विसेज। किसको दे रहा है, कॉन्ट्रैक्टी को, कॉन्ट्रैक्टी को सर्विसेज दे रहा है। तो पेमेंट कौन करेगा, जो सर्विसेज लेता है वो पेमेंट करता है, जो सर्विसेज लेता है वो पेमेंट करता है। सेम एज कॉन्ट्रैक्टी पेमेंट करेगा कॉन्ट्रैक्टर को। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैक्सिमम मिस्टेक्स विच आई हैव नोटिस्ड क्या होता है, अगर आप वन गो में किसी से पूछोगे ना कॉन्ट्रैक्टर में हु इज द पेई, सिंपल मुंह से निकलता है कॉन्ट्रैक्टर। नो, कॉन्ट्रैक्टर तो सर्विसेज दे रहा है, उसको तो पेमेंट मिलनी है, तो ही शुड बी द पेई वन, ही और शी शुड बी द पेई वन। कॉन्ट्रैक्टी इज द वन जो कि पेमेंट करने वाला है। अब बात आती है पेयर। पेयर कौन होने वाला है, कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टी तो कोई भी हो सकता है, पर्सन की डेफिनेशन भी जो है इनकम टैक्स में अलग है। तो एनी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट पेयर कौन है, एनी पर्सन, कोई भी पर्सन हो। लेकिन पेयर कौन है, कोई भी पर्सन हो, लेकिन इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI,
इंडिविजुअल HUF AOP BOI जो कि हमें पता है ज्यादा बड़े मिड काइंड ऑफ बिजनेसमैन हैं, इंडिविजुअल HUF AOP BOI उनके लिए एक लिमिट रखी है। सिंपल सी बात, क्या बोला, 194C, सेक्शन 194C बात करें कॉन्ट्रैक्टर के बारे में, कॉन्ट्रैक्टर बिजनेस के बारे में। पेयर कौन होना चाहिए, एनी पर्सन। पेयर कौन है, एनी पर्सन। पेई कौन है, पेयर कौन है, एनी पर्सन। लेकिन 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 इंडिविजुअल HUF AOP BOI, इंडिविजुअल HUF AOP BOI तभी होगा, तभी TDS काटने के एलिजिबल होगा अगर उसकी टर्नओवर, अगर उसकी टर्नओवर या ग्रोस रिसिप्ट कौन से ईयर में देखनी है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर। एक बात बताओ, हमारे लिए फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 22-23, तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, प्रीसीडिंग वाला फाइनेंशियल ईयर होगा 21-22, और असेसमेंट ईयर क्या है, 23-24। ये कंफ्यूजन भी अपनी दूर करो, कौन से साल की हमने टर्नओवर चेक करनी है, टर्नओवर विच इज फॉलोइंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर। करंट फाइनेंशियल ईयर क्या है हमारा, जिसके लिए हम निकाल रहे हैं 23-24, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच सम इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड। अगर उसने 22-23 के काम के TDS काटना है तो उससे पीछे वाले साल का हमने जाके चेक करना है। तो अब आपको याद होना चाहिए यहां पर पेयर कौन हुआ, एनी पर्सन, बट इंडिविजुअल HUF AOP BOI, इंडिविजुअल HUF AOP BOI तभी होगा अगर उसकी टर्नओवर 1 करोड़ और 50 लाख ग्रोस से उससे एक्सीड कर रही है। ध्यान रखना, अदर देन बोला है, लेस देन, ये बात अल्टीमेटली वही होगी। कोई भी पर्सन हो सकता है अदर देन उसके, जिस ऐसा इंडिविजुअल HUF AOP BOI जिसकी टर्नओवर या ग्रोसिटीज लेस देन 1 करोड़ 50 लाख है। मतलब अगर ग्रेटर देन वाला है वो काट सकता है, वो इसमें फॉल डेफिनेटली करने वाला है, वो डेफिनेटली फॉल करने वाला है। उसके बाद बात आती है एक चीज और, अब किसको पे कर रहा है, रेजिडेंट पर्सन को। किसको पे कर रहा है, रेजिडेंट पर्सन को पे कर रहा है। पे करने वाला कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार रिपीट इसलिए करा रही हूं बिकॉज आप भूल ना जाओ, हमेशा रिपीट करो। पे करने वाला कौन है, एनी पर्सन, बट इंडिविजुअल HUF तभी होगा अगर उसका टर्नओवर जो है कौन से ईयर में, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, जिस ईयर की उसकी अमाउंट मिलनी है, क्रेडिट होनी है, उससे इमीडिएटली प्रीसीडिंग वाले ईयर का 1 करोड़ और 50 लाख जो टर्नओवर है। अब किसको पे कर रहा है, पेई कौन है, पेई कौन है, कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर कौन होना चाहिए, रेजिडेंट पर्सन होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर कौन होना चाहिए, रेजिडेंट पर्सन होना चाहिए। अब बात आती है किस रेट से कटेगा, किस रेट से कटेगा। आपको एक बात पता होगी, कॉन्ट्रैक्टर जो है उनके डिफरेंट टाइप्स हैं। कोई कंपनी बना के कॉन्ट्रैक्टर का काम कर रहा है, कोई इंडिविजुअल HUF के कंपनी का काम कर रहा है। अगर इंडिविजुअल HUF है तो 1%, अदर हैं तो 2%। अगर इंडिविजुअल HUF है तो 1%, अदर हैं तो 2%। अब मुझे बिना देखे इतना पहले रिवाइज करो सो दैट आपको याद रहे चीजें। इस पेज पे हम दोबारा बनाते जाएंगे। पेयर कौन होना चाहिए, हु शुड बी द पेयर। पेयर एनी पर्सन हो चलेगा, एनी पर्सन हो चलेगा, लेकिन इंडिविजुअल HUF AOP BOI तभी चलेगा जब उसका टर्नओवर या ग्रोस रिसीट एक्सीड कर रहा है 1 करोड़ और 50 लाख से, 1 करोड़ और 50 लाख से एक्सीड कर रहा है तब चलेगा। उसके बाद पेई कौन होना चाहिए, रेजिडेंट। जिसको हम दे रहे हैं वो पर्सन रेजिडेंट होना चाहिए। अब एक बात बताओ, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर हैं, कुछ तो इंडिविजुअल HUF एज ए इंडिविजुअल HUF ही काम कर रहे हैं, कुछ एनी अदर पर्सन, किसी ने कंपनी बनाई है, कोई कुछ काम कर रहा है। अगर इंडिविजुअल HUF है तो 1%, अदर पर्सन के लिए 2% TDS का रेट रहने वाला है। उसके बाद हम हर सेक्शन में बात कर रहे हैं, इन एवरी सेक्शन वी आर टॉकिंग अबाउट, कुछ एग्जाम्पशन दी गई है ताकि जो छोटे छोटे लोग हैं उनको राहत दी जा सके, उनके ऊपर ये TDS TCS फालतू के बर्डन नहीं पड़े। तो क्या बोला गया, अगर सिंगल पेमेंट है वो मोर देन 30,000 है, बट पूरे साल की अगर पेमेंट है तो 1 लाख से ज्यादा है। सिंगल पेमेंट कितनी है, सिंगल पेमेंट क्या है, मोर देन 30 है, और जो एग्रीगेट है वो मोर देन, एग्रीगेट पेमेंट की बात करें तो मोर देन 1 लाख है। इस पे मैं आपको समझाती हूँ। एक बात बताओ,
एक पर्सन कितने कितने की पेमेंट हो रही है इनकी 20,000 सिंगल पेमेंट 30 से नहीं, सिंगल पेमेंट 30 से एक्सीड नहीं कर रही है, बट क्या हुआ, जैसे ही पेमेंट 1 लाख से टोटल एक्सीड करी तो टीडीएस कट जाएगा। इसमें दो क्राइटेरिया हैं, टू क्राइटेरियाज वी हैव टू वॉच। अगर सिंगल पेमेंट अप टू 30 है तो नहीं काटना, अगर एग्रीगेट पेमेंट भी अप टू 30 है तो नहीं काटना। मतलब क्या, या तो सिंगल पेमेंट एक्सीड कर जाए 30 से, या फिर एग्रीगेट पेमेंट एक्सीड कर जाए 1 लाख से। सिंगल पेमेंट एक्सीड कर जाए 30 से, एग्रीगेट पेमेंट एक्सीड कर जाए 1 लाख से, तभी टीडीएस कटने वाला है। और दूसरी बात आप यहां पे याद रख लो, बिजनेस पर्पस के लिए होगा तभी टीडीएस कटेगा। बिजनेस पर्पस के लिए हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था, जो टीडीएस का सेक्शन है वो चाहे बिजनेस के लिए हो चाहे किसके लिए हो, पर्सनल पर्पस के लिए हो, टीडीएस कटेगा। लेकिन दो सेक्शन बोले थे, तो उसमें से फर्स्ट सेक्शन है 194C। 194C बात कर रहा है टीडीएस तभी कटेगा जब ये बिजनेस पर्पस के लिए होगा। टीडीएस तभी कटेगा जब ये बिजनेस पर्पस के लिए होगा। चलिए अभी देखते हैं हम लोग, इतना आपको आई होप लर्न हो गया होगा। 1 सेकेंड, लेट मी हैव सम वाटर। वन 194C, रेंट और एच, ये जर्नली बहुत ज्यादा भूलने वाले हैं, तो हम इसको पक्का करके छोड़ेंगे अच्छे से। अगर आपको अच्छा लग रहा है लेक्चर तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बिकॉज मोर ऑफ अ चैप्टर्स आई एम गोइंग टू ब्रिंग दिस टाइम। आई ट्राई माई मैक्सिमम बेस्ट, बट इसीलिए मैंने क्या करा है, चैप्टर्स को थोड़ा प्रायोरिटी बेसिस पे लेना शुरू कर दिया है। टीडीएस टीसीएस वी ऑल नो इट्स इंपॉर्टेंट एंड हम भूल भी जाते हैं। मैंने पर्सनली बहुत स्ट्रगल किया है फॉर टीडीएस टीसीएस। सो एट द एंड जब मैंने वो टेक्निक्स बना ली कि मुझे लर्न कैसे करना है, दैट्स व्हाट आई वांट टू डिलीवर टू यू ऑल्सो, कि आप लोग भी एग्जाम में जाकर भूलो नहीं। तो चलो अब बिना देखे देखो, जो अच्छे से पढ़ना चाहता है उसको मल्टीपल रिवीजन से प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसको खत्म करना है वो कहेगा यार क्या बार बार रिपीट करती रहती है, देयर इज नो नीड टू रिपीट अगेन एंड अगेन, इट्स नीडेड, इट्स मच नीडेड टू रिपीट अगेन एंड अगेन। चलो सबसे पहली बात हमने क्या पढ़ा, सेक्शन नंबर 194C की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं, ये बात करता है कॉन्ट्रैक्टर्स की बात कर रहा है। पेयर कौन होना चाहिए, एनी पर्सन, लेकिन इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई तभी होंगे जब ग्रेटर देन 1 करोड़ और 50 लाख होगा। पेई कौन होना चाहिए, कोई भी रेजिडेंट होगा तो बात बन जाएगी, लेकिन रेजिडेंट में हमने देखना पड़ेगा इंडिविजुअल एचयूएफ है या फिर अदर है। अगर वो इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 1% की रेट से टीडीएस कटेगा, अदर पर्सन है तो 2% की रेट से टीडीएस कटेगा। और सबसे बड़ी बात, सेक्शन 194C में सिर्फ बिजनेस वाले जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन पे टीडीएस कटेगा। और कुछ हमने क्या दी है, एग्जाम्पशन लिमिट दी थी, अगर सिंगल पेमेंट है वो अप टू 30,000 तक एग्जाम्प्ट है, अगर एग्रीगेट है 1 लाख। अगर सिंगल पेमेंट 30 से एक्सीड करती है तो यू हैव टू डिडक्ट टैक्स ऑन सिंगल, एवरी सिंगल। और अगर एग्रीगेट पेमेंट देखा जाए, जैसे ही वो एक्सीड करती है 1 लाख से, तो आपको पूरे पे क्या काटना पड़ेगा, टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। अब बात आती है कॉन्ट्रैक्टर। अब मुझे एक बात बताओ, कॉन्ट्रैक्टर के नाम से आपके माइंड में वही पिक्चर चल रही होगी जो रोड पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कुछ नॉर्मल लिमिटेड गिने चुने कॉन्ट्रैक्टर्स हमारे माइंड में आते हैं, राइट, गिने चुने कॉन्ट्रैक्टर हमारे माइंड में आती हैं। लेकिन आईसीआई ने कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स क्लैरिफाई करे हैं, जो देखने से तो कॉन्ट्रैक्टिंग वाले नहीं लगते, बट उसको पर्पसली कॉन्ट्रैक्टिंग में ऐड किया गया है। एंड जो उसका टीडीएस है वो कहां कटेगा, सेक्शन 194C में कटेगा। जो डेफिनेशन है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की, कॉन्ट्रैक्टर का मतलब क्या है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। अब कौन कौन से वर्क उसमें आएंगे उसके लिए कुछ स्पेसिफिकली इंक्लूजन भी किया है। लेट्स सी वन बाय वन। सबसे पहले बात आती है एडवर्टीजिंग की। किसकी बात आ रही है, एडवर्टीजिंग की। अगर एडवर्टीजिंग की कोई सर्विसेज हैं, एडवर्टीजिंग वाला जो काम है वो क्या आता है, वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज में आएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज में आ जाएगा। तो उसका जो टैक्स है वो कहां कटेगा, सेक्शन नंबर 194C में कटने वाला है। किसका, एडवर्टीजमेंट का। अब एडवर्टीजमेंट से आप लिंक कर लो, एडवर्टीजमेंट से साथ साथ आपको लिंक कर लेना चाहिए। एडवर्टीजमेंट कहां आती है, टीवी पे कोई भी चैनल, कोई भी क्या होता है, टीवी पे कोई भी शो होता है, कोई भी
कुछ भी आप देख रहे हो, सीरीज देख रहे हो, वो क्या होती है, ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट होती है ना, ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग हो रही है, तो एडवर्टीजमेंट के साथ साथ ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग ऑफ ऐड होगी वो किसमें, कॉन्ट्रैक्ट में, इंक्लूडिंग द प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम, इंक्लूडिंग द प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम, क्या बोला गया, ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग टेलीकास्टिंग इंक्लूड किसको कर रही है, अगर वो प्रोडक्शन भी करके दे रहे हैं प्रोग्राम का, क्योंकि उसमें सर्विसेज के साथ साथ जो भी मटेरियल लगेगा वो भी ऐड होना, इसलिए वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज में आ जाता है, फॉर सच ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग। सिंपल सी बात, 2 पॉइंट हमने पढ़े, नॉर्मल हम कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, बट कुछ चीजें क्या हैं जो स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड की जाएगी। नंबर 1 हमने क्या पढ़ा, एडवर्टीजिंग, नंबर 2 ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग इंक्लूडिंग प्रोडक्शन फॉर द प्रोग्राम ऑफ द ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग। उसके बाद आता है केटरिंग, केटरिंग को ऐड कर लो, केटरिंग को ऐड कर लो। मेन काम हमारा क्या होता है, मेन काम हमें क्या पसंद होता है, टीवी देखना एंड खाना खाना, टीवी देखना एंड हिंदी में लिखते हैं, चलो खाना खाना, हिंदी में लिखें इसको भी, लेट्स सी, टीवी देखना एंड भोजन खाना, ये हमारा मेन काम है, हमें सिर्फ यही सूझता है, हमारे पास ये 2 काम हो, तो इसलिए किसको ऐड कर दिया, केटरिंग को भी ऐड कर दिया गया। लर्न करने के तरीके, एडवर्टीजिंग, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकास्टिंग इंक्लूडिंग द प्रोडक्शन ऑफ दैट, प्लस केटरिंग, केटरिंग भी इसमें आ गया। उसके बाद आ जाइए, उसके बाद आ जाइए, क्या बोला गया है, मैन्युफैक्चर और सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट एज पर द कस्टमर स्पेसिफिकेशन। एक बात बताओ, कस्टमर स्पेसिफिकेशन, आपने टेलर को जाकर बताया, आपने टेलर को जाकर बताया मुझे ऐसा ऐसे डिजाइन का सूट चाहिए, ऐसे ऐसे डिजाइन का सूट चाहिए, वो क्या करेगा, अपनी जो प्रोफेशनल, जो अपनी सर्विसेज हैं, जो अपनी सर्विसेज है वो तो वो आपको दे रहा है, साथ में जो भी आपने बोला इसके ऊपर ये फूल पत्ती लगा देना, वट एवर यू आर सेइंग इज, तो वो भी लगाएगा। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट किसको इंक्लूड करता है, सर्विसेज के साथ साथ गुड्स भी, लेकिन जो वो बना रहा है वो आपकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बना रहा है, लेकिन जो वो बना रहा है वो आपकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बना रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो जॉब वर्क में आ जाएगा। इफ सेप देखो, जॉब वर्क में वो आ जाएगा। सिंपल सी बात, आप गए सूट बनवाने, आपने इतना तो पढ़ लिया, आपने इतना तो पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, अगर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर या सप्लाई है एज पर द कस्टमर स्पेसिफिकेशन, तो वो जॉब वर्क में आएगा। जॉब वर्क का मतलब क्या होता है, गुड्स प्लस सर्विसेज दोनों, गुड्स प्लस सर्विसेज दोनों, गुड्स प्लस सर्विसेज दोनों। अब बात आती है, उसने आपको बिल बनाकर दिया, जब आप अपना सामान लेने पहुंचे उसने आपको बिल बनाकर दिया कि 2000 मेरी सर्विसेज के थे, 20 रुपए का कितना, 200 का माल आपका मैंने ऊपर लगा दिया, 200 के जो भी आपको सिप्पी मोती वट एवर थिंग यू नीडेड वो मैंने उस पर चिपका दी है, वो 2200 की हो गई। ठीक है, अब एक बात बताओ, सेपरेटली इसमें दिखाया हुआ है गुड्स की अमाउंट कितनी है, सर्विसेज की कितनी है, बिल्कुल, अगर सेपरेटली दिखाया हुआ है तो TDS will be deducted on the services portion, services portion, TDS will be deducted on the services portion। अगर मटेरियल की अमाउंट सेपरेटली मेंशन नहीं है तो सिंपल सी बात क्या हो जाएगी, TDS पूरे अमाउंट पे कट जाएगा, TDS पूरे अमाउंट पे कट जाएगा। वेट वेट वेट, क्या क्या हमने पढ़ा अभी तक, मेरे साथ फिर से रिपीट, एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल HUF जिसका लेस देन 1 करोड़ 50 लाख है, एनी रेजिडेंट पर्सन 1%, 2%, पर्सनल पर्पस के लिए होगा तो नहीं काटा जाएगा, 30,000 सिंगल पेमेंट, 1 लाख एग्रीगेट पेमेंट। कुछ स्पेसिफिकली इंक्लूजन की गई हैं, एडवर्टीजमेंट, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकास्टिंग, उसके बाद हमने क्या देखा, जॉब वर्क और केटरिंग, ये 4 चीजें होंगी। एक चीज और, एक शौक और ऐड कर लो, एक शौक और क्या होगा इसमें, कैरेजेस ऑफ गुड्स और पैसेंजर, गुड्स और पैसेंजर का जब कैरेजेस करने का काम है, जिसका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का काम है अदर देन रेलवे, अदर देन रेलवे क्यों लिखा भाई, गवर्नमेंट को TDS जमा कराना है, रेलवे तो है ही ऑलरेडी गवर्नमेंट का, तो क्या एक पॉकेट से निकाल के दूसरी पॉकेट में डिपॉजिट करवा दोगे गवर्नमेंट के, नो, सिंपल सी बात है, कैरेजेस ऑफ पैसेंजर या गुड्स दोनों में से जिसको भी ट्रांसपोर्ट करने का काम है बट अदर देन रेलवे है, तो क्या होगा, TDS कटेगा, ये भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा। वो किस में होना चाहिए, अब बात आती है एक्सेप्शंस की, एक्सेप्शंस की, इस केसेस में एक्सेप्शंस है, अगर वो ट्रक
अगर वो पर्सन मैक्सिमम 10 ट्रक्स ओन करता है, कितने ओन करता है? मैक्सिमम 10 व्हीकल ओन कर रहा है और डेक्लेरेशन दे देता है कि मेरे पास सिर्फ 10 व्हीकल हैं, तो कोई भी टीडीएस नहीं काटना है। मतलब 10 व्हीकल जो हम माने वो ये माने कि वो छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्टर है, उसको नीड नहीं पड़ेगी 10 व्हीकल के केस में। तो अगर 10 व्हीकल हैं, नॉट मोर देन 10 व्हीकल हैं, तो उसका टीडीएस हम नहीं काटेंगे। एंगेज इन हायरिंग और लीजिंग वो होना चाहिए, हायरिंग में होना चाहिए और लीजिंग में होना चाहिए। मतलब हायरिंग करा रहा है, लीजिंग करा रहा है, अगर उसका काम क्या है हायरिंग और लीजिंग का, तो भी नहीं होगा। उसके बाद पैन फर्निश करना जरूरी है। उसके बाद क्या है? पैन फर्निशेस करना बहुत जरूरी है। चलो, क्या पढ़ा हमने अभी तक? रिपीट करो मेरे साथ। क्या पढ़ा? कौन कौन से पर्सन को इंक्लूड किया गया है? एडवर्टीजिंग, ब्रॉडकास्टिंग, केटरिंग, जॉब वर्क हो गया। अगर गर्ल्स हैं तो उनका साथ में और काम एक्स्ट्रा क्या होता है? उनको शौक होता है कपड़ों का, तो साथ में कपड़े ऐड करके जॉब वर्क इसको याद कर लो। उसके बाद बॉयज अगर हैं तो बॉयज का एक्स्ट्रा काम क्या होता है? बाहर घूमने का, उनको बाइक्स पे बाहर बाहर राइडिंग करना बहुत पसंद है, तो इसमें इसको ऐड कर लीजिए। यहां पर कंप्लीट हुआ हमारा कॉन्ट्रैक्टिंग। बट आगे थोड़ी चीजें हैं, इतना आई होप आपको लर्न हुआ कॉन्ट्रैक्टिंग का। 1 सेकेंड ना, वेट। कुछ सर्कुलर वगैरह आगे वो देखते हैं। आई होप आपको इतना लर्न हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा था? डिडक्शन ऑफ टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ गैस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बाय द परचेज ऑफ द नेचुरल गैस टू द सेलर ऑफ द गैस। क्या बोला है? देखो क्या होता है मैं आपको बताती हूं। अगर मान लो हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने क्या करना है? डिफरेंट पेट्रोल पंप्स पे, ध्यान से देखना, हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने डिफरेंट पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल देना है। साथ साथ वो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज, अब उनके ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि ठीक है हम जो पेट्रोल है आपको वो आपके प्लेस तक पहुंचा कर देंगे। क्या बोला है? गैस ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, नेचुरल गैस ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, सीधा सीधा, ठीक है। अब क्या होगा? जैसे ही पेट्रोल पंप पर ये पहुंच जाएगा तो पेट्रोल पंप वाला पेमेंट करेगा कंपनी को गैस की, इंक्लूडिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो वो उससे ले लेगा। अब एक बात बताओ, जो ट्रांसपोर्टेशन की पेमेंट हो रही है इसको, क्या ये वाला ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज को मान के 194C में टीडीएस काटा जाएगा? नो। अब एक बात बताओ, मेन पर्पस देखो, इसका मेन पर्पस क्या था? ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज देना इसका मेन पर्पस था, या फिर इसका मेन पर्पस था कि गैस को पेट्रोल पंप तक पहुंचाना है, दैट वाज द मेन पर्पस ऑफ इट। तो ये क्या था? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल था, ना कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट था। इट वॉज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में उसने उसको एडिशन करके दे दिया। इट वॉज नॉट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल था। चाहे ये इसको पैसे दे रहा है, पेमेंट दे रहा है, बट एक बात बताओ, अगर थर्ड पार्टी को पे कर रहा है सेलर, अब हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पास अपनी गाड़ियां नहीं थी, उसने ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज किसी ऐसे पर्सन से ली जो इसका काम ही लीजिंग हायरिंग का है, अब उसको जब वो पेमेंट करेगा तो क्या वो काटेगा 194C में? बिल्कुल काटेगा, बिकॉज वो एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहां पर टीडीएस कटेगा, बट यहां पर टीडीएस नहीं कटेगा। मेरे से रिपीट करो, मैंने आपको बोला अगर कोई, मान लो हिंदुस्तान पेट्रोलियम क्या हो रहा है, पेट्रोल पंप पे सर्विसेज दे रहे हैं, क्या बेचने की? पेट्रोल बेचने की। पेट्रोल बेचना क्या है? उनका काम है, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। उसके साथ उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है जितना भी तेल होगा हम आपको पेट्रोल पंप तक पहुंचा देंगे। उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज भी थी। अब जैसे ही वो पेट्रोल पंप तक पहुंचा, जब वो पेमेंट करेगा पेट्रोल पंप वाला, वो सेल के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस भी इसको पे करेगा।
तो क्या वो भी 194C में आएगा? नहीं आएगा। ध्यान रखना, मेन चीजें हमें याद रहती हैं, छोटी छोटी चीजें याद नहीं रहती। तो 194C में ये नहीं आएगा। बट जो ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम वाले किसको दे रहे हैं? ये दे रहे हैं किसी ट्रांसपोर्टर को। अब उनके पास खुद की गाड़ियां नहीं थी तो उन्होंने ट्रांसपोर्टर से सर्विसेज ली। अब जो ट्रांसपोर्टर को वो पेमेंट कर रहे हैं एज अ पेयर, क्या वो उसकी टैक्स काटेंगे? क्या वो उसका टीडीएस काटेंगे? बिल्कुल कटेगा। 194C में उसका टीडीएस कट जाएगा। तो वही लिखा है, इफ पेड टू द थर्ड पार्टी बाय सेलर, परचेजर और एनी अदर पर्सन, देने वाला कोई भी हो, चाहे ये दे चाहे ये दे, लेकिन जो थर्ड पार्टी को पेमेंट की जा रही है एज अ प्योर कॉन्ट्रैक्टिंग, तो वो क्या हो जाएगा? उस पे टीडीएस 194C में ही कट जाएगा। उस पे टीडीएस 194C में ही कट जाएगा। चलो उसके बाद आता है अब एक बात देखो, नेक्स्ट एक और सर्कुलर था, क्या था? 194C में देखना है टीडीएस कटेगा कि नहीं। एक एडवर्टीजमेंट एजेंसी है, कस्टमर सर्विसेज लेता है एडवर्टीजमेंट एजेंसी से। एडवर्टीजमेंट एजेंसी आगे टीवी चैनल से। एक बात बताओ, मुझे टीवी पे ऐड करानी है क्योंकि मुझे लगता है मेरा जो ब्रांड है वो बहुत बड़ा बनने वाला है। मैं डायरेक्ट तो टीवी चैनल को अप्रोच नहीं कर पाऊंगी बिकॉज मुझे नहीं पता, देयर आर वेरियस एजेंट्स जिनके थ्रू हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी? मैं एज अ कस्टमर एडवर्टीजमेंट एजेंसी से कॉन्ट्रैक्ट करूंगी। मैं एज अ कस्टमर एडवर्टीजमेंट एजेंसी से कॉन्ट्रैक्ट करूंगी। क्या बोलूंगी? ठीक है, आप मेरे को ऐड कराइए टीवी पे, मैं आपको पेमेंट करूंगी। तो वो क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है इन दोनों के बीच में, ये कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसमें क्या 194C में कटेगा एडवर्टीजमेंट का पैसा? बिल्कुल, क्योंकि हमने अभी पीछे पढ़ा है, जो एडवर्टीजमेंट है दैट फॉल अंडर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एंड उसका टीडीएस है 194C में कटेगा एडवर्टीजमेंट का। तो सेम एज जो 194C है उसका टीडीएस कटने वाला है इन दोनों का। कस्टमर जो पे कर रहा है एडवर्टीजमेंट एजेंसी को, उसका टीडीएस बिल्कुल 194C में ही कटने वाला है। अब बात आती है, एडवर्टीजमेंट एजेंसी आगे अपनी कुछ कमीशन रख लेगी, अपना कुछ रख के बाकी जो पेमेंट करेगी किसको देगी? टीवी चैनल को देगी। अब एक बात बताओ, क्या ये भी 194C में टीडीएस काटेगी? नहीं, बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्टी की सर्विसेज नहीं है, ये एजेंसी की सर्विसेज नहीं है। आपस में एजेंसी वाला काम एडवर्टीजमेंट का यहां तक था। फर्दर ये प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस सर्विसेज हो रही हैं। फर्दर क्या हो रही हैं? प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस सर्विसेज हो रही हैं। तो यहां पर 194C में टीडीएस नहीं कटेगा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, जो कस्टमर पे कर रहा है एजेंसी को, वहां तो 194C में टीडीएस कट जाएगा। बट वाइल एडवर्टीजमेंट एजेंसी इज फर्दर पेइंग टू द टीवी चैनल, वहां पर 194C में टीडीएस नहीं कटेगा। बिकॉज वो क्या है? बिकॉज वो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल रिलेशन है, दैट इज नॉट कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी का रिलेशन। आई होप आपको इतना लर्न हो गया होगा। अब बात आती है, आपके माइंड में आ रहा होगा प्रसार भारती वाला केस। चलो मैं यहीं पे समझा देती हूँ आपको। प्रसार भारती वाला भी केस था, उसमें यहां पर टीडीएस 194C में कटा था। अब वो केस क्या था मैं आपको बताती हूँ। वो केस था, जो डीडी नेशनल चैनल है उसने अपना एजेंट बुक करा, उसने आगे से अपना काम करवाया। तो उसने एक पर्टिकुलर एजेंट फिक्स कर दिया जिसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि ठीक है, तुम जितने मेरे पास लाओगे उतने में से कुछ हिस्सा तुम्हारा, बाकी तुम मुझे दे देना। तो वो वाला जो केस था, एक काम करते हैं, इसको आगे ही समझते हैं। इसको आगे मैंने इंक्लूड करा, इसको रुक जाओ, अभी आगे ही समझते हैं। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो, जो ये था वो यहां पर 194C में टीडीएस नहीं कटेगा। आगे देखते हैं उसको। चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट एक सर्कुलर था कोल्ड स्टोरेज का। कोल्ड स्टोरेज का क्या था? देखो क्या होता है, इन केस ऑफ कोल्ड स्टोरेज टीडीएस देखो क्या होता है, एक वेयर हाउस बना हुआ है, ठीक है, उसके अंदर कोल्ड स्टोरेजेस है, इन्होंने कोल्ड स्टोरेजेस लगाए हैं, फ्रिजेस का इंतजाम किया हुआ है। कोई पर्सन सर्विसेज ले रहा है किसकी? कोल्ड स्टोरेज की।
कोल्ड स्टोरेज की वो सर्विसेज ले रहा है, बस वो क्या कह रहा है, मेरा जो सामान है वो ठंडा करना रख दो, ठीक है, मेरा जो सामान है वो ठंडा करना रख दो। क्या वो जब वो ये सर्विसेज ले रहा है तो क्या उस टाइम पे वो उनका वेयर हाउस ही रेंट पे ले रहा है? आपको लग रहा है कि वो वेयर हाउस भी यूज करेगा जाके इस सामान के साथ साथ? सामान दे दिया उसने ठंडा करने के लिए, क्या वो साथ साथ वेयर हाउस भी यूज करेगा जाके उनका एज अ रेंट? नो। तो क्या बोला गया, जो कोल्ड स्टोरेज की सर्विसेज हैं वहां पर जो टीडीएस कटेगा 194C में कटेगा एज ए कॉन्ट्रैक्टर, नॉट एज अ रेंट, बिकॉज अल्टीमेटली वो वेयर हाउस थोड़ा यूज करने वाला है रेंट पे लेके, वो सिर्फ सर्विसेज ले रहा है, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल, एक कॉन्ट्रैक्टर की सर्विसेज ले रहा है, वो एज अ बेसिस पे सर्विसेज ले रहा है। तो कोल्ड स्टोरेज अगर यूज किया जा रहा है तो 194C में कटेगा, नोट अंडर सेक्शन 194I, नोट अंडर सेक्शन 194I। आई होप आपको लर्न हो गया होगा। नेक्स्ट भी फटाफट से देखते हैं। लैंडिंग एंड पार्किंग चार्जेस पेड टू द एयरपोर्ट अथॉरिटी शुड बी कंडक्टेड अंडर 194C, नोट 194I। अब जो एयरपोर्ट है उसके, देखो जो भी एयरलाइंस हैं वो बहुत सारी सर्विसेज लेती हैं एयरपोर्ट से। एयरलाइंस क्या है, बहुत सारी सर्विसेज ले रही हैं एयरपोर्ट से, चाहे वो क्या है, लैंडिंग चार्जेस हो गए, पार्किंग चार्जेस हो गए, वो अपना प्लेन यहाँ पे खड़ा करते हैं। तो एक बात बताओ, जब वो प्लेन वहां पर खड़ा करें, वो जस्ट सर्विसेज ले रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि पूरा का पूरा पोर्ट हमें दे दो रेंट पे, तुम सब बाहर निकल जाओ। नो, दे आर टेकिंग द सर्विसेज सेपरेटली। जज करने का तरीका देखो, सेपरेटली सर्विसेज ले रहे हैं उस जगह की, वो पूरी की पूरी जगह रेंट पे नहीं ले रहे हैं, सर्विसेज ले रहे हैं। लैंडिंग या पार्किंग चार्जेस जो भी पे किए जा रहे हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी को, उसमें जो टीडीएस कटेगा वो 194C में कटेगा, ना कि 194I में, क्योंकि वो रेंट पे नहीं ले रहे हैं, दे आर जस्ट पेइंग द चार्जेस फॉर लैंडिंग एंड पार्किंग टू द एयरपोर्ट अथॉरिटी। क्या क्या हमने पढ़ा, आपको याद हो जाना चाहिए था। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, गैस का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, जब क्या कर रहा है, जब चार्जेस जो ले रहा है, जब जो ट्रांसपोर्टर है, जो क्या है, कौन है, जब नेचुरल गैस डिलीवर हो रही है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो, अगर वो एज अ ऑलरेडी आपके कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूडेड है, वो 194C में उस पर टैक्स नहीं कटेगा। जब आप ट्रांसपोर्टर को पे कर रहे हो सेपरेटली, चाहे वो सेलर करे, परचेजर करे या एनी अदर पर्सन करे, वो टीडीएस काटेगा। उसके बाद देखा हमने एडवर्टीजमेंट एजेंसी का, कस्टमर जब एजेंसी को पे कर रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट है, बट आगे वो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल रिलेशन है, तो वो 194C में नहीं आएगा। कोल्ड स्टोरेज के जो भी आप चार्जेस पे कर रहे हो वो 194C में आएगा, बिकॉज आपने सिर्फ सर्विसेज ली है कोल्ड स्टोरेज की, यू हैवंट टेकन द पूरा का पूरा वेयर हाउस ऑन रेंट। तो क्या हो जाएगा, 194C में आएगा, नोट 194I में। लैंडिंग एंड पार्किंग चार्जेस जो भी एयरपोर्ट अथॉरिटी को दिए जा रहे हैं, उस पे भी टीडीएस 194C में कटेगा, नोट 194I में। रीजनिंग इज द सेम एज अबव वन। आई होप आपको इतना लर्न हो गया होगा। देखो, applicability of the TDS provision on the payment by the transporter to the truck operator और owner। देखो क्या होता है, मान लो मैं ट्रांसपोर्टर ऑफ सीमेंट हूं। मैं कौन हूं, ट्रांसपोर्टर ऑफ सीमेंट। मुझे क्या करना है, 1 सेकेंड, ठीक है। मैं क्या कर रही हूं, मैं ट्रांसपोर्टर ऑफ सीमेंट हूं। मुझे क्या भेजना है, मुझे वेरियस जगह पे अपना क्या भेजना है, सीमेंट भेजना है। तो मैं क्या करूंगी, सर्विसेज लूंगी किसी सर्विसेज प्रोवाइडर की, जो मेरा ये काम कर दे, जो सीमेंट को वेरियस प्लेसेस पे पहुंचा दे। अब एक असेसी है, हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने वाले हैं। असेसी क्या कर रहा है, जो सर्विस प्रोवाइडर है उसने एग्री कर दिया
उसने एग्री कर दिया कि वो जो सीमेंट है वो वेरियस जगह पे क्या करेगा, वेरियस प्लेसेस पे पहुंचा देगा। अब एक बात बताओ, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज है, हायरिंग और लीजिंग की ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज है, तो आपको पता है 194C में टीडीएस आता है, तो वेरी सिंपल था, इसमें क्या बताने की जरूरत थी, बहुत सिंपल था। तो जब भी ये पेमेंट करेगा, जब भी ये पर्सन पेमेंट करेगा, टीडीएस काट कर पेमेंट करेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज ली है तो वो टीडीएस काट कर पेमेंट करेगा। ये बात होती है वेरी सिंपल, जब एसएससी सिंपल एसएससी के पास खुद के ट्रक्स हैं, वो सिंपल काम करवा कर दे रहा है और आप उसको पेमेंट करते हो, टीडीएस काट रहे हो। अब बात आती है इन केस जो ट्रांसपोर्टर है, एसएससी है, उसके पास खुद का व्हीकल ही नहीं है। अगर जो ट्रांसपोर्टर एसएससी है उसके पास खुद का व्हीकल ही नहीं है, वो क्या करता है, वो आगे सब कॉन्ट्रैक्टिंग पे अदर ट्रांसपोर्टर से सर्विसेज ले रहा है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग पे अदर ट्रांसपोर्टर से सर्विसेज ले रहा है। अब बात क्वेश्चन उठी, क्या जब ये इसको पेमेंट करेगा, क्या जब ये इसको पेमेंट करेगा तब वो टीडीएस काटेगा? नो, तब वो टीडीएस नहीं काटेगा, बिकॉज मेन कॉन्ट्रैक्ट इज लाइंग बिटवीन दीज टू। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, assessee was under obligation one second, I'm checking one thing. या दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग कि क्या हुआ, देखो क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, 194C was applicable and assessee was under obligation to deduct the TDS in relation to the payment made by to the truck operator on order for hiring। ऑब्वियस ही बात है, वो ऑब्लिगेशन होगी ना उसकी, क्योंकि वो सेपरेटली सब कॉन्ट्रैक्टर ले रहा है, बट इसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है, इसने तो सिंपल इसका काट के दे दिया, इसने तो सिंपल इसका काट के दे दिया। बट जब आगे असेसी ने पे किया ट्रांसपोर्टर को, सब ट्रांसपोर्टर को, उसने नहीं काटा, तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई कि जो असेसी है ही वॉज लाइबल, ही वॉज अंडर ऑब्लिगेशन टू डिडक्ट द टीडीएस, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है ना, वो क्या है, एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है, आप आगे ट्रांसपोर्ट की सर्विस ले रहे हो तो आप भी आगे टीडीएस काट के दो, तो ये क्या है, आपको उसका काट के देना पड़ेगा, सब कॉन्ट्रैक्टर है। ये क्या बोला, इसने क्या बोला था कि ये तो मैंने सब कॉन्ट्रैक्टर की सर्विसेज ली है तो मुझे काट के देना जरूरी नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला आपके ऊपर भी एप्लीकेबल है, बिकॉज अल्टीमेटली उसका मेन पर्पस क्या है, ट्रांसपोर्टिंग की सर्विसेज लेना। अगर आप ये सर्विसेज ले रहे हो तो अल्टीमेटली आपको काट कर देना पड़ेगा, अल्टीमेटली आपको काट कर देना पड़ेगा। तो रॉ बेयर एक्ट से मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ वो क्या बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सेक्शन 194C वाज एप्लीकेबल एंड एसएससी वाज अंडर ऑब्लिगेशन टू डिडक्ट द टैक्स। ऐसा क्यों बोला गया, ऐसा क्या बोला गया, देखो ये बोला गया कि जो इसने, देखो या तो एसएससी क्या करता, सिर्फ अरेंज करवाने का काम करता, ये कोई अरेंज करवाने का काम नहीं है, यहां पर उसने क्या की है, सेपरेटली ट्रांसपोर्टर की सर्विसेज ली है, उसने सब कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करी है, तो जैसे ही उसने सब कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट की है तो वहां पर भी टीडीएस कट जाएगा। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट हमारा सेक्शन आ जाता है, अब फटाफट से रिवाइज करते हैं 194C को। हमने क्या पढ़ा था 194C बिना देखे, जितना रिकॉल हो सकता है बिना देखे। सबसे पहले हमने क्या देखा, एनी पर्सन पेइंग
टू रेजिडेंट कौन होना चाहिए, एनी पर्सन अदर इंडिविजुअल एचयूएफ तभी आएंगे जब उनका जो टर्नओवर है 1 करोड़ 50 लाख से अबव है, सिर्फ पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट के लिए यहाँ पर नहीं आएगा। उसके बाद जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब था उसमें क्या क्या चीजें ऐड करी गई, एडवर्टीजमेंट, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकास्टिंग, अगर उसमें प्रोडक्शन भी हो रहा है साथ में, प्लस केटरिंग। उसके बाद एक शौक लड़कों का, एक शौक लड़कियों का। जो लड़कियों का शौक है कपड़ों का, डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस का, उससे हमने जोड़ दिया जॉब वर्क को। जो बॉयज का है उससे हमने जोड़ दिया कैरेज ऑफ द गुड्स और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पैसेंजर्स, कैरेज ऑफ द गुड्स और पैसेंजर। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा चीजें हमने क्या पढ़ी, एक्स्ट्रा चीजें हमने ये पढ़ी कि जैसे जैसे सबसे पहली बात जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है किसका, गैस ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, उसमें जब सेलर पे कर परचेजर पे कर रहा है सेलर को विद द ट्रांसपोर्ट अमाउंट, तो वो टीडीएस नहीं काटेगा, बिकॉज दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, ना कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। तो चाहे वो उसको पेमेंट कर रहा है ट्रांसपोर्ट की बट स्टिल नहीं काटेगा। लेकिन जो पर्सन पेमेंट कर रहा है टू द ट्रांसपोर्टर, जो पर्सन पेमेंट कर रहा है टू द ट्रांसपोर्टर, क्योंकि जो सेलर था उसके पास खुद के व्हीकल नहीं थे, जो पर्सन पेमेंट कर रहा है टू द ट्रांसपोर्टर उसका टीडीएस कटेगा, चाहे पेमेंट कोई भी कर रहा हो, सेलर कर रहा हो, परचेजर कर रहा हो या फिर एनी अदर पर्सन कर रहा हो। फिर हमने देखा कस्टमर सर्विस लेता है एजेंसी से, एजेंसी लेती है टीवी से। कस्टमर एजेंसी टीवी, तो कस्टमर और एजेंसी की जो सर्विसेज है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, एजेंसी और टीवी की जो सर्विसेज है वो क्या है, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल रिलेशन है। उसके बाद कोल्ड स्टोरेज की अगर हम बात करें, अगर कोल्ड स्टोरेज की बात करें तो टीडीएस कटेगा 194C में, नोट 194I में। पार्किंग लैंडिंग चार्जेस का भी 194C में कटेगा, नोट 194I, बिकॉज दीज आर नॉट इन द नेचर ऑफ द रेंटिंग। ये सिंपल उनसे क्या ले रहे हैं, सर्विसेज ले रहे हैं। उसके बाद हमने देख लिया कि जो कार ऑपरेटर, जो सीमेंट ऑपरेटर है उसके केस में क्या है, इसको आगे फर्दर टीडीएस काटना पड़ेगा बिकॉज दिस इज द नेचर ऑफ 194C। बात आता है 194D, डी मतलब दलाल, दलाल मतलब कमीशन एजेंट। 194D, डी मतलब दलाल, दलाल मतलब कमीशन एजेंट। जैसे हमने देखा ना विनिंग के केस में सेम रेट था, सेम एग्जाम्पशन अमाउंट थी, सेम एज दलाल के केस में भी क्या होगा, सेम रेट है, सेम एग्जाम्पशन अमाउंट है, सेम रेट है, सेम एग्जाम्पशन अमाउंट है। 194D वाला दलाल कौन सा दलाल है, 194D वाला जो दलाल है वो इंश्योरेंस वाला दलाल है। 194D वाला जो एजेंट है वो कौन सा है, इंश्योरेंस वाला एजेंट है। 194D में इंश्योरेंस कमीशन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, कमीशन की बात हो रही है। कमीशन के ऊपर टीडीएस कटेगा 194D में, कब, जब वो इंश्योरेंस की कमीशन का पेमेंट हो रहा है, जब वो इंश्योरेंस की कमीशन का पेमेंट हो रहा है। पेमेंट कौन कर रहा है, एनी पर्सन पेइंग, पेमेंट करने वाला कौन होना चाहिए, एनी पर्सन। लेकिन पे किसको कर रहे हो, रेजिडेंट को पे कर रहे हो, पे किसको कर रहे हो, रेजिडेंट को पे कर रहे हो। तो अब सिंपल सी बात आती है कमीशन के केस में, कमीशन के केस में हमें दिखता है दे आर चार्जिंग ह्यूज अमाउंट, बट उनको कमीशन कुछ परसेंट मिलती है, तो इसलिए इनका जो टीडीएस है वो भी कुछ परसेंट कर दिया गया। कितना कर दिया गया, 5% कर दिया गया। तो टीडीएस कितना कटेगा, 5% कटेगा। तब कटेगा अगर आपकी अमाउंट जो एक्सीड करी है 15,000 से, अगर आपकी जो अमाउंट एक्सीड करी है 15,000 से, तभी वो आपका टीडीएस कटने वाला है। तो 194DD मतलब दलाल। सबसे पहले दलाल हमारे माइंड में आता है, एजेंट कौन होते हैं, इंश्योरेंस एजेंट। हमारे माइंड में पता है वो जबरदस्ती हमें पॉलिसी चिपका के जाएंगे, इंश्योरेंस एजेंट है ना। तो देने वाला कोई भी हो, पेयर हो, एनी पर्सन, पेई कौन हो, पेई कौन हो, रेजिडेंट, पेयर कौन हो, एनी पर्सन, पेई कौन हो, रेजिडेंट। कितने से टीडीएस कटेगा, 5% कटेगा अगर अमाउंट एक्सीडिंग 15,000 है। अगर अमाउंट एक्सीडिंग क्या है, 15,000 है, उस क्या है 15,000 है, तो आपका टीडीएस कट जाएगा कितने परसेंट से, 5% से, 5% से कट जाएगा। उसके बाद आता है सेक्शन डीए। देखो डी हमने क्या किया, एजेंट देख लिया, इंश्योरेंस एजेंट देख लिया। इंश्योरेंस एजेंट क्या देता है, पॉलिसी। पॉलिसी क्या हो जाती है, डी वाला हमें एजेंट याद रहेगा, दलाल। दलाल मतलब सीधा हमें एजेंट कौन सा याद आना चाहिए, कमीशन एजेंट याद आना चाहिए। इंश्योरेंस जो कमीशन वाला एजेंट है, जो इंश्योरेंस की कमीशन है। अब डीए मतलब उसी दलाल से जब हमने पैसा एक्यूमुलेट करके लेना है, उसी दलाल से जब हमने पैसा एक्यूमुलेट करके लेना है, तो वो कौन सा सेक्शन बन जाएगा, 194DA। क्या होता है, इंश्योरेंस की जब आप पॉलिसी पूरी हो जाती है तो आपकी पॉलिसी क्या हो जाती है, मैच्योर हो जाती है। आपकी पॉलिसी क्या हो जाती है, मैच्योर हो जाती है। डीए 194DA टॉक्स अबाउट मैच्योरिटी ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी, मैच्योरिटी ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी। देने वाला कौन होगा, देने वाला होगा एनी पर्सन। पेयर कौन होगा, एनी पर्सन। पेई कौन होगा, रेजिडेंट। सेम सिचुएशन चलेगी बिकॉज जब लिया हमने उस हिसाब से था,
तो देने वाला कौन होगा? एनी पर्सन। पेई कौन होगा? पेयर कौन होगा? एनी पर्सन। पेई कौन होगा? रेजिडेंट होना चाहिए। अब एक बात बताओ, रेजिडेंट होना चाहिए। जब आपकी पॉलिसी मैच्योर हो रही है, जब आपकी पॉलिसी मैच्योर हो रही है, तब उस पे टीडीएस कटता है। क्या हमेशा टीडीएस कटेगा जब भी पॉलिसी मैच्योर होगी? नहीं। जब आपकी पॉलिसी का अमाउंट जब मैच्योर हो रहा है वो टैक्सेबल है। एक बात बताओ, जब आपकी पॉलिसी हुई मैच्योर, वो पॉलिसी ही टैक्सेबल नहीं है, तो आपका टीडीएस क्यों कटेगा जब आपका टैक्स देना बनता ही नहीं? हमने डे 1 पे देखा था, क्या देखा था? जब जब अमाउंट इज टैक्सेबल ओनली देन टीडीएस विल बी डिडक्टेड। तो सेम एज, अगर आपका जो पॉलिसी मैच्योर हो रहा है वो टैक्सेबल है, वो टैक्सेबल है, तभी टीडीएस डिडक्ट होगा। अब बात आती है पॉलिसी मैच्योर कब होती है? हमें क्या पता पॉलिसी टैक्सेबल है कि नहीं है? तो हमने 80C में कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, हमने 80C में कुछ पॉइंट्स पढ़े थे। अगर आपने जो पॉलिसी ली है, अगर आपने जो पॉलिसी ली है वो ऑन और बिफोर 1/4/12 ली है, तो आपका जो प्रीमियम होना चाहिए, आपका जो प्रीमियम होना चाहिए वो अप टू 20% तक होना चाहिए। अगर आपका प्रीमियम मोर देन 20% जा रहा है सम अश्योर्ड का, तो वो टैक्सेबल हो जाएगी। ध्यान रखो, 1/4/2012, फिर 12/13 एंड आफ्टर 13, 1/4 बिफोर 1/4/12, 12/13 देन आफ्टर 13। ठीक है, अगर 1/4/12 से पहले की पॉलिसी है और आपका जो प्रीमियम था 20% से ज्यादा था, किसका 20% से ज्यादा देखना है? कैपिटल सम अश्योर्ड का। जितना आपने सम अश्योर्ड करवाया है, अगर आप प्रीमियम पे कर रहे हो और वो प्रीमियम आपका 20% से ज्यादा है तो आपकी पॉलिसी मैच्योर होगी तो टैक्सेबल हो जाएगी। आपने ये टीसी में भी देखा था, अगर विद इन द लिमिट है तभी आपको डिडक्शन मिल रही है ना? तो क्या देखना है आपने? अगर वो 20% से ज्यादा है तो टैक्सेबल, 12 और 13 के बीच में 10% से ज्यादा है तो टैक्सेबल। आफ्टर 13 पॉलिसी को डिवाइड कर दिया गया दो चीजों में, एक तो डिसेबल पर्सन के लिए, एक नॉर्मल पर्सन के लिए। अगर डिसेबल पर्सन के लिए 15% से ज्यादा प्रीमियम है तो वो टैक्सेबल है मेच्योरिटी। अगर नॉर्मल पर्सन के लिए 10% से ज्यादा है तो वो मेच्योरिटी टैक्सेबल है। सिंपल सी बात। मेरे साथ इधर देख के रिवाइज करो, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो इधर देखो। हमने क्या बोला, हमने क्या देखा? 194D कमीशन, 194D हमने क्या देखा? जब आपको कमीशन दी जा रही है, कमीशन किस चीज की दी जा रही है? इंश्योरेंस की कमीशन। देने वाला कौन है? एनी पर्सन। किसको दे रहा है? रेजिडेंट को। 5% से कट जाएगा अगर आपकी अमाउंट किससे एक्सीड कर रही है? 15,000 से एक्सीड कर रही है। 5% से कट जाएगा अगर आपकी अमाउंट 15,000 से एक्सीड कर रही है। उसके बाद आता है, उसके बाद हमने पढ़ा, जैसे ही ये वाला पॉइंट हमें याद हुआ, दलाल हमारे माइंड में कमीशन एजेंट सबसे पहले इंश्योरेंस वाले ध्यान आएंगे, बिकॉज वो जबरदस्ती आपको पॉलिसी देकर जाएंगे। तो जैसे ही पॉलिसी का पैसा एक्यूमुलेट हुआ, जैसे ही पॉलिसी का पैसा एक्यूमुलेट हुआ वो आपको मिलेगा। जब वो मिलेगा उस पे टीडीएस, मतलब मेच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी, मेच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी का जब पैसा आपको मिल रहा है, टीडीएस विल बी डिडक्टेड ओनली इफ एंड इफ इट इज द टैक्सेबल। तो टैक्सेबल कब होगी? इन केसेस में। अगर आपकी पॉलिसी 1/4/12 से पहले की है, योर पॉलिसी इज बिफोर 1 अप्रैल 12, और आपका प्रीमियम जो है, एंड जो आपका प्रीमियम है एक्सीड कर रहा है 20% से, तो भी आपकी पॉलिसी क्या है? टैक्सेबल, मैच्योरिटी टैक्सेबल है। बट 12 से 13 के बीच में है तो 12 से 13 से बीच में है तो लिमिट क्या है? 10%। आफ्टर 13 अगर है तो लिमिट 2 पर्सन के लिए कर दी गई, डिसेबल एंड नॉर्मल्स के लिए। तो डिसेबल के लिए बोला गया एक्सीडिंग 15%, नॉर्मल के लिए बोला गया 10%। सेकेंड, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वो भी मैच्योरिटी पे टैक्सेबल होती है। अब आ जाओ यहाँ पर, ऐसा अगर केस है, समझ तो आ गया हमें कि कब टैक्सेबल है और कब टीडीएस कटेगा। कितना कटेगा तो 5%, क्योंकि कमीशन में हमेशा, कमीशन वाले जो पॉइंट्स हैं, डी वाले जो हैं, उसमें हमेशा 5% कट रहा है। लेकिन पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड, नोट जो कि आपको लर्न करना है, क्या लर्न करना है? नो टीडीएस अगर मेच्योरिटी लेस देन 1 लाख है। अगर आपकी मेच्योरिटी लेस देन 1 लाख है, मतलब छोटा मोटा अमाउंट है, तो आपको टीडीएस नहीं कटेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, टीडीएस जो कटेगा, अभी तक हम क्या देख रहे थे? जैसे ही लिमिट से एक्सीड हुआ पूरे पे टीडीएस, लेकिन अभी क्या बोला?
टीडीएस तभी कटेगा, सिर्फ इनकम कंपोनेंट पे कटेगा। मतलब मान लो आपकी पॉलिसी मैच्योर हुई 15 लाख की, आपकी पॉलिसी मैच्योर हुई 15 लाख की और आपने प्रीमियम दिया था 5 लाख का, तो नेट आपको बेनिफिट कितना हुआ 10 लाख का, उसी पे आपको टीडीएस कटेगा। 194 डीए में आपका टीडीएस तभी काटा जा रहा है, सिर्फ इनकम कंपोनेंट पे काटा जा रहा है, नोट द ग्रोस अमाउंट पे ओनली, इनकम कंपोनेंट पे टीडीएस इज गेटिंग डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194 डीए। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। मेन पॉइंट हमने क्या पढ़ा, इधर देखो, डी था दलाल, दलाल मतलब कमीशन एजेंट, कमीशन एजेंट है, कमीशन एजेंट किसका, वो भी इंश्योरेंस वाला होना चाहिए, ठीक है। इंश्योरेंस वाला जो एजेंट है 5% 15,000, 5% 15,000 वेरी इजी, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो लेने वाला पे ही होना चाहिए रेजिडेंट। अब बात करते हैं डीए की। डीए क्या है, मेच्योरिटी ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे रेट वेट सब सेम है। अब एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है, टीडीएस तभी कटेगा व्हेन इट इज द मेच्योरिटी इज टैक्सेबल। मेच्योरिटी टैक्सेबल कब होगी, 1/4/12 से पहले, या तो याद करने की कोशिश करो 20, फिर 10, फिर 15 और 10 दो में बाइफिकेट कर दिया गया। उसके बाद मेच्योरिटी नो टीडीएस अगर लेस देन 1 लाख है। दूसरी बात, लेस देन पे गौर करो, एग्जैक्ट 1 लाख है तो भी कटेगा, एग्जैक्ट 1 लाख की मेच्योरिटी है तो भी कटेगा। लेस देन एक तो हमने कहां पढ़ा था, एग्जैक्ट वाला अमाउंट हमने कहां पढ़ा था, 192A में पढ़ा था। अगर 50,000 है ईपीएफ का बैलेंस तो भी कटेगा। और दूसरा हम यहां पढ़ रहे हैं, अगर 1 लाख एग्जैक्ट मेच्योरिटी है तो भी टीडीएस कटेगा। तो टीडीएस इसे शैल बी डिडक्टेड ओनली ऑन द इनकम कंपोनेंट। दूसरा हम क्या देख रहे हैं, सिर्फ इनकम कंपोनेंट पे कटने वाला है। लेट्स सी कितना टाइम हो गया, अकॉर्डिंगली हम इसको परस्यू करने वाले हैं। इट्स 1 आवर ऑलरेडी, तो एक सेक्शन और करते हैं 194G। 194G हम करते हैं, 194G करते हैं, उसके बाद कंप्लीट रिवाइज करेंगे, बाकी बचा हुआ कल करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में। कल मीन्स नेक्स्ट सेशन। 194G बात कर रहा है, 194G बात कर रहा है कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स। जी से हमारे माइंड में क्या आता है, जी से हमारे माइंड में क्या आता है, अगर आप घर वालों को बोलो मुझे लॉटरी वॉटरी में खेलना है, मुझे लॉटरी वॉटरी की सेलिंग करनी है ताकि मेरे पास पैसा है, घर वाले कहते हैं गंदे कामों में मत पड़ो, सीधा सीधा पढ़ाई करो, जॉब करो। गंदे कामों में मत पड़ो, सीधा सीधा पढ़ाई करो, जॉब करो। गंदे काम उनके लिए क्या हो गए, जो आप लॉटरी टिकट्स वगैरह सेल कर रहे हो, उस पर आपको कमीशन मिल रही है, उनके लिए वो गंदा काम है। लेकिन 194G जो सेक्शन बना है वो इसीलिए बना है, अगर आप क्या करते हो, आपको कमीशन मिल रही है सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स पे, अगर आपको कमीशन मिल रही है सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स पे। एक बात बताओ, 194D किसके बारे में बात कर रहा था, इंश्योरेंस कमीशन की बात कर रहा था। डीए ने बात करी, इसके साथ लगता था मेच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी। अब 194G की बात हो रही है, गंदे गंदे काम नहीं करने, लॉटरी वोटरी के कामों में नहीं करना। घर वाले डर जाते हैं कि इस काम में नहीं घुसना। अगर आपको कमीशन मिल रही है 194G की, तो सिंपल सी बात है, देने वाला एनी पर्सन हो, रिसीव करने वाला एनी पर्सन हो। देने वाला कौन हो, एनी पर्सन, रिसीव करने वाला क्या होना चाहिए, एनी पर्सन। ठीक है, देने वाला एनी पर्सन, रिसीव करने वाला भी एनी, जो भी होगा उस पर 5% लगेगा। 15,000 तो हम लिमिट देख चुके हैं, आपके माइंड में सेट होना चाहिए। विनिंग के केस में कितना है, 30% और 10,000, यहां पर कितना है 5%, 15,000। अब एक बात बताओ, एक पर्सन था कमीशन एजेंट, एक था एजेंट ए, उसके पास 10 टिकट्स थी, उसके पास मान लो 1000 टिकट्स थी, उसने सारी टिकट्स बेच दी, सारी टिकट्स बेच दी और अपनी कमीशन ले ली, उस पर तो सिंपल सिंपल टीडीएस कट गया। अब 10 टिकट्स बच गई उसके पास, 10 टिकट्स बच गई, उन बची हुई टिकट में से एक में से लॉटरी निकल आई, बची हुई टिकट में से एक में से लॉटरी निकल आई। अब एक बात बताओ, जो अनसोल्ड टिकट पे लॉटरी थी, जो अनसोल्ड टिकट पे लॉटरी थी, क्या उसको ये माना जाए, क्या उसको ये माना जाए
कि वो कमीशन है ऑन द सेल ऑफ द लॉटरी टिकट? नहीं, वो जो लॉटरी थी वो जीत गया ना। अनसोल्ड टिकट की जो लॉटरी थी वो पर्सन क्या हो गया, वो पर्सन जीत गया अनसोल्ड टिकट की लॉटरी। अब जो पर्सन जीत गया उस पर टैक्स कितने पे लगना चाहिए विनिंग के केस में? हमने पढ़ा था विनिंग के केस में टैक्स कितना होता है, 30%। हेड इज इररेलेवेंट, यहां पर हेड है कमीशन का, बट जो रेट हो जाएगा अनसोल्ड टिकट विनिंग पे उसकी बच गई और वो जीत गया। जीता तो अल्टीमेटली वही ना, विनिंग तो अल्टीमेटली उसी की थी, तो रेट कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। रेट कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। ठीक है, रेट कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। अब चाहे वो बेचता था बट उसने बेची नहीं, अल्टीमेटली विन करा, विन करने के केस में 30% उसका हो जाएगा। आई होप आपको इतना लर्न हो गया होगा चीजें। लेट्स गिव इट अ क्विक रिवीजन, फिर हम चैप्टर को करेंगे वाइंड अप। फटाफट से कोशिश करनी है आपने बिना देखे बिना देखे रिकॉल करने की। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, डे 1 पे हमने क्या पढ़ा था, हु इज लाइबल टू डिडक्ट द टीडीएस? पेयर इज लाइबल टू डिडक्ट द टीडीएस। इधर देख के बिना देखे, लाइबल कौन है, पेयर इज लाइबल टू डिडक्ट द टीडीएस। सेकंड, टीडीएस कब काटना है, जब टैक्सेबल हो, और कब काटना है, पेमेंट और क्रेडिटिंग विच एवर इज अर्लियर। लेकिन कुछ केसेस ऐसे थे जहां पर सिर्फ पेमेंट पे काटना है, वो क्या थे, सैलरी, ईपीएफ, डिविडेंड, वो केसेस। उसके बाद विनिंग के केसेस थे, वहां पर विनिंग के केसेस से मेच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी हो जाती है, कंपल्सरी एक्विजिशन, एंड या फिर आप कैश से बैंक से विड्रॉल कर रहे हो, वो तो बहुत सारे हमने मेथड्स लगा के इसको लर्न किया था। आई होप आपको लर्न हो गया होगा। उसके बाद हमने देखा था अगर टीडीएस नहीं काटा तो जो पेई है क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टैक्स जमा कराने की? बिल्कुल है। जो पेयर है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा असेसिन डिफॉल्ट बन जाएगा। असेसिन डिफॉल्ट बन जाएगा, टीडीएस कटेगा फिक्स रेट से एक्सेप्ट सैलरी एंड फॉरेन के केसेस में सैलरी और फॉरेन पर्सन को पे करते हुए उनका सरचार्ज और जो भी सेस वगैरह है वो सब कैलकुलेट कर लेंगे। और जो टीडीएस कटेगा वो पर्सनल और बिजनेस दोनों के नेचर पे कटेगा एक्सेप्ट 194 सी एंड जे। कॉन्ट्रैक्ट में हमने देखा 194 सी के केस में पर्सनल ट्रांजैक्शंस पे जो है टैक्स वो नहीं कटने वाला है। नेक्स्ट हमने किया था सेक्शन नंबर 192 बात कर रहा था सैलरी, कोई भी पर्सन किसी का भी काट रहा है सैलरी तो स्लैब रेट से वो टीडीएस काटेगा एवरेज करके। पॉइंट्स रिमेंबर रखने को हमने यहाँ पर क्या बोले थे, वो पर्सन अदर इनकम भी, एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय की अदर इनकम भी कैलकुलेट की डिटेल्स देगा। बट लॉसेस के केस में सिर्फ हेड हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस लेगा, बाकी कोई भी लॉसेस वो कंसीडर नहीं करेगा। एक टिप वाला हमने पॉइंट देखा था, क्या देखा था टिप वाला पॉइंट, कि जो टिप दी जाती है, जो रेस्टोरेंट टिप कलेक्ट करके आगे एम्प्लॉय को दे रहे हैं, क्या वो भी सैलरी का हिस्सा बन जाएंगे? नो, दीज आर नो द सैलरी का हिस्सा, तो उस पर 192 में टीडीएस नहीं कटेगा। पार्टनरशिप फर्म से जो पार्टनर को सैलरी मिल रही है वो भी टीडीएस नहीं है, वो भी 192 में नहीं आएगा, बिकॉज पार्टनरशिप और पार्टनर फर्म और पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर का जो रिलेशन है वो बिजनेस रिलेशन है, वो सैलरीड पर्सन का रिलेशन नहीं है। उसके बाद हमने देखा 192 ए में हमने क्या देखा, विड्रॉल, प्री मेच्योर विड्रॉल जो हो रहा है, एनी पर्सन का जो पे कर रहा है आरपीएफ की अमाउंट, अगर वो 50,000 या उससे ज्यादा है तो कटेगा, मतलब लेस देन 50 एग्जाम्प्ट है, 10% उस पर कट जाएगा। पैन अगर आपने फर्निश नहीं किया, अगर आप किसी भी केस में पैन फर्निश नहीं करते तो हम क्या बोलते हैं, जितने का रेट का टीडीएस हो 20% विच एवर इज हायर से आपका टैक्स कट जाएगा। बट इस केसेस में 192 ए के केसेस में हमने क्या देखा, मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टीडीएस कटेगा। फिर हमने देखा 193, सेक्शन नंबर 193 किस बारे में बात करता है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। कोई भी पर्सन रेजिडेंट को दे रहा है, हमने देखा इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज वाले जो केसेस थे वो रेजिडेंट पे आ जाते थे। कोई भी पर्सन दे रहा है रेजिडेंट को एक्सेप्ट एलआईसी, जीआईसी, डीएमएट। और हमने क्या देखा था, अगर कोई पब्लिक कंपनी है वो अगर क्या दे रही है, इंटरेस्ट दे रही है, किस पे, बॉन्ड पे दे रही है, वो 5,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए तो भी नहीं कटेगा। 5,000 से ज्यादा है तो कट जाएगा। ध्यान रखना ये दो पॉइंट्स मैंने आपको स्टार मार्क कराए थे, डीमेट सिक्योरिटी पे नहीं कटेगा, ये भी ध्यान रखना और ये वाला भी ध्यान रखना। अभी तक हमने क्या पढ़ा, 192, 2A, 3, उसके बाद आते हैं 194 डिविडेंड का केस। डिविडेंड के केस में कौन होना चाहिए, देने वाला डोमेस्टिक कंपनी होनी चाहिए, देने वाली डोमेस्टिक कंपनी होनी चाहिए, लेने वाला रेजिडेंट शेयर होल्डर होना चाहिए। रीजन भी जो अननोन रेजिडेंट है उनके कुछ सेपरेट सेक्शन है, 115 करके आपको पता होगा, नॉन रेजिडेंट के सेपरेट सेक्शंस है। व्हाई दिस हैज बीन स्टॉप्ड,
ठीक है, 194 है डिविडेंड का, सिर्फ रेजिडेंट शेयर होल्डर के बारे में बात कर रहा है। एक चीज हमने पढ़ी थी, अगर आप स्मॉल शेयर होल्डर्स को दे रहे हो, स्मॉल शेयर होल्डर को दे रहे हो, इंडिविजुअल को पे कर रहे हो, मतलब स्मॉल का मतलब इंडिविजुअल को दे रहे हो, और जो अमाउंट है अप टू 5000 है, तो भी आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। एलआईसी जीआईसी को नहीं काटना है, किसी पर्सन को गवर्नमेंट नोटिफाई करिए तो नहीं काटना है, बिजनेस ट्रस्ट को मिल रहा है अगर एसपीवी से तो भी नहीं कटेगा। उसके बाद आया था 194A। 194A में हमने बात करी थी एनी पर्सन रेजिडेंट को अगर इंटरेस्ट दे रहा है, ये जो इंटरेस्ट है वो अदर देन सिक्योरिटी है, बिकॉज सिक्योरिटी वहां पे पीछे कवर हो गया है, यहां पर बात हो रही है अदर देन सिक्योरिटी। आपको ये बात माइंड में बैठ जानी चाहिए कि 10% है, यहाँ पर 10% रेट है, जो स्टार्टिंग के सेक्शन है सैलरीड पर्सन के लिए 10% का रेट है। अब कौन कौन काटेगा? एनी पर्सन काटेगा, रेजिडेंट का। एनी पर्सन में इंडिविजुअल एचयूएफ कब कवर होगा? जब उसकी जो क्या है, जो टर्नओवर है 1 करोड़ 50 लाख से एक्सीड कर रही है। अब मेन पॉइंट्स पे ध्यान दो रिलैक्स करके। मेन पॉइंट हमने क्या पढ़ा था? अगर कोई बैंक या पोस्ट ऑफिस किसको दे रहा है? सीनियर सिटीजन या नॉर्मल सिटीजन को इंटरेस्ट दे रहा है, वो अगर नॉर्मल पर्सन को दे रहा है एंड अमाउंट इज अप टू 40,000 तो टीडीएस नहीं कटेगा। अगर वो सीनियर को दे रहा है तो 50,000 तक टीडीएस नहीं कटेगा। रेजिडेंट्स की बात हो रही है ना, 50,000 तक टीडीएस नहीं कटेगा। अगर अदर पर्सन है तो 5,000 तक की लिमिट है, अदर पर्सन है तो 5,000 तक की लिमिट है। उसके बाद आ जाइए, उसके बाद हमने और केसेस देखे थे जहां पर क्या था, जहां पर नहीं कटेगा। कहां कहां नहीं कटेगा? इनकम टैक्स के इंटरेस्ट, आपको इनकम टैक्स के रिफंड पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वहां भी नहीं कटेगा। पार्टनरशिप फॉर्म हम देख चुके हैं, अगर पार्टनर को पार्टनरशिप फॉर्म से कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है तो भी नहीं कटेगा। सेविंग बैंक अकाउंट में नहीं कटेगा। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर्स को या अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी को दे रही है तो भी नहीं कटेगा। बट इसका एक पॉइंट हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी या बैंक दे रही है बट उसकी खुद की जो टर्नओवर कितनी है, वो कितने से एक्सीड कर रही है? 50 करोड़ से एक्सीड कर रही है, एंड जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है वो 40-50,000 से अबव है, तो उसको टीडीएस काटना पड़ेगा, तो उसको टीडीएस काटना पड़ेगा। उसके बाद एलआईसी जीआईसी यूटीआई नहीं काटेंगे। अगर आपको एक्सीडेंटल क्लेम मिल रहा है, उस पे मोटर व्हीकल का एक्सीडेंटल क्लेम मिल रहा है, उस पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, और वो इंटरेस्ट अगर एक्सीड नहीं करता है 50,000 से, सिंपल सी बात, अगर 50 तक है तो नहीं कटना पड़ेगा, 50 से ऊपर है तो आपका इंटरेस्ट टीडीएस कट जाएगा। जीरो कूपन बॉन्ड पे नहीं कटेगा। अगर एफडी कराई थी इन द रजिस्ट्रार के केस में तो भी नहीं कटेगा, एंड मैक्रो फंडिंग के केस में जो अमाउंट इकट्ठा हो रहा है प्रोविजनिंग का, उसमें भी टीडीएस नहीं कटेगा, बिकॉज एक्चुअल में वो डिसबर्समेंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद हमने देखा अगर माइनर को अक्रू हो रहा है तो माइनर के पेन पे काट लेंगे। तो डिक्लेरेशन अनटिल अनलेस कोई वो डिक्लेरेशन देता है, इन केस पेरेंट्स आर डिसीज्ड, इन केस पेरेंट्स आर डिजीज्ड। उसके बाद आज हमने क्या देखा? 194B हमने देखा विनिंग, बड़े बड़े शौक और बड़े बड़े शौक। बड़े शौक में क्या था? विनिंग फ्रॉम लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल्स। और बड़े बड़े शौक में क्या था? विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस। सिंपल सी बात, एनी पर्सन पेइंग एनी पर्सन। सिंपल सी बात, जब ऐसे ऐसे केसेस आते हैं तो गवर्नमेंट कहती है जो हाथ में आ रहा है उसको ले लो, रेजिडेंट वेजिडेंट छोड़ो, जो हाथ में आ रहा है उसको ले लो। 10,000 तक की छूट है, 30% का रेट है। अगर विनिंग इन काइंड है तो पेमेंट इंश्योर करके तभी रिलीज करना है, और अगर आप एक जगह हारते हो एक जगह जीतते हो तो ग्रोस विनिंग पे ही आपको देना है टीडीएस। उसके बाद हमने पढ़ा 194C में, 194C बात कर रहा है कॉन्ट्रैक्टर की। एनी पर्सन इंडिविजुअल एचयूएफ 1 करोड़ 50 लाख वाले। उसके बाद किसको दे रहे हैं? यानी रेजिडेंट को अगर सर्विसेज दे रहे हैं, किससे? पेयर कौन है? एनी पर्सन। पेई कौन है? रेजिडेंट। पेई कौन है? रेजिडेंट। 1% इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में, अदर के केसेस में है 2%। अगर सिंगल पेमेंट एक्सीड करी है 30,000 से और एग्रीगेट पेमेंट एक्सीड करी है आपकी 1 लाख से, तो बिजनेस का केस होना चाहिए, बिकॉज हमने पढ़ा है पीछे भी 194C एंड जे के केस में पर्सनल पेमेंट पे टैक्स नहीं कटेगा। तो 4 चीजें ऐड करी, एडवर्टीजमेंट, ब्रॉडकास्टिंग, केटरिंग, बॉयज के हिसाब से कैरिंग जो गुड्स और पैसेंजर, बिकॉज ट्रांसपोर्ट वाला केस है, और गर्ल्स के हिसाब से जॉब वर्क, क्योंकि उनको कपड़े पहनने का शौक होता है, तो हमने वो लिंक करके लर्न कर लिया। अगर नॉट मोर देन 10 व्हीकल एंड वो डिक्लेरेशन दे देता है तो भी उसका टीडीएस काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमने यहाँ पर क्या देखा? पेट्रोलियम वाला बहुत बार देख चुके हैं, तो वहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, 194C में टीडीएस नहीं कटेगा। कोल्ड स्टोरेज के केस में वो रेंट नहीं है, वो एक सर्विसेज है। एंड लैंडिंग एंड पार्किंग चार्जेस भी 194C में आएगा, नोट इन 194I, बिकॉज पार्क जो अथॉरिटी की सर्विसेज ले रहा है वो पूरा का पूरा रेंट पे नहीं ले रहा है। उसके बाद ये हमने देखा ट्रांसपोर्टेशन की जो स्पेशल सर्विसेज थी। देन हम पहुंचे 194D पे। डी था दलाल मतलब इंश्योरेंस वाला एजेंट देने वाला एनी पर्सन, लेने वाला रेजिडेंट।
पेयर एनी पर्सन, पे होना चाहिए रेजिडेंट, रेजिडेंट 15,000 की छूट है, 5% का रेट है, 15,000 की छूट है, 5% का रेट है। उसके बाद डेथ आफ्टर, या तो आप डेथ आफ्टर इसको बोल दो, डेथ के बाद में क्या मिलेगा, मैच्योरिटी, या फिर आप ये बोल दो जो दलाल से एक्यूमुलेशन, दलाल से जो हम एक्यूमुलेशन फंड क्रिएट करते हैं, दलाल से एक्यूमुलेशन जो हम फंड क्रिएट करते हैं वो क्या होता है, वो होता है मैच्योरिटी ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, मैच्योरिटी ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब बात आती है 5% का ही रेट है, अगर 1 लाख तक, लेस देन 1 लाख की मैच्योरिटी है तो टीडीएस नहीं कटेगा, लेस देन 1 लाख मतलब 1 लाख पे भी कटेगा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, टीडीएस ओनली व्हेन मैच्योरिटी इज टैक्सेबल, टीडीएस ओनली व्हेन मैच्योरिटी इज टैक्सेबल, और इनकम कंपोनेंट पे कटेगा, इनकम कंपोनेंट पे ही कटेगा। मैच्योरिटी टैक्सेबल कब है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आई होप यू आर एबल टू रिकॉल इट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर द एग्जाम। अच्छे से प्रिपेयर करो, एग्जामिनेशन आ जाएगी, डोंट वरी। एंड यस, जिसने भी अभी तक ज्वाइन नहीं करा है दे कैन ज्वाइन, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली आज आई विल बी क्लोजिंग द रजिस्ट्रेशन, आज के बाद रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे। जिसने भी करना है आज तक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। यस, लाइव तो है ये, रिकॉर्डेड भी अवेलेबल रहेगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वही है जिनका टाइम मैच नहीं होता है, दे विल बी सीइंग इट ऑन द रिकॉर्डेड वन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एवरीवन।